हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। BPSC 109 का यूनिट नंबर 7 हमने स्टार्ट कर दिया था और इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम्स के बारे में स्टडी किया था। आज इसका सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसमें हम मिक्स इलेक्टोरल सिस्टम्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जो मिक्स इलेक्टोरल सिस्टम होता है उसमें मेजॉरिटेरियन और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक कॉम्बिनेशन देखा जाता है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो मेजॉरिटेरियन के हैं और कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के हैं। पर ये सोलली किसी के अंडर नहीं आता, ना ही पूरा ये मेजॉरिटेरियन है ना ही पूरा ये प्रोपोर्शनल है। इन दोनों के बीच में रहकर ये अपना काम करता है। तो इसमें सबसे पहले आता है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल और एडिशनल मेंबर सिस्टम। अब अगर हम एसएमपी को जोड़ दें, सिंगल मेंबर प्लुरैलिटी सिस्टम को और पार्टीलेस सिस्टम को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम मिलता है या फिर एडिशनल मेंबर सिस्टम मिलता है। ये इम्प्लाई करता है कि जो सीट्स होंगी कुछ फिल्ड होंगी एसएमपी से, मतलब कुछ होंगी सिंगल मेंबर प्लुरैलिटी से, और कुछ जो सीट्स होंगी वो पार्टी सिस्टम से फिल होंगी। मतलब इसमें वोटर्स के पास दो वोट होते हैं। एक वोट वो देंगे किसी कैंडिडेट को जो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा हुआ है, और वहीं दूसरा वोट वो देंगे किसी पार्टी को जो कि पार्टी लिस्ट में शामिल हुई है। इस सिस्टम में वोटर्स को दो वोट देने होते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम है जिससे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेटिव और जो मिनिस्ट्रियल पोजीशंस होती हैं उसमें एक डिस्टिंक्शन बना रहता है। ठीक है, दोनों मर्ज नहीं होते। जहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे लोग डायरेक्टली चुनते हैं, वहीं जो पार्टी होती है उसे प्रोपोर्शनल मैनर में चुना जाता है कि कितने वोट इसको मिले हैं, उसी तरह से इसको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। इसीलिए इसे हम चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास चॉइस होती है। ठीक है, वो अच्छे से जज करके अपना वोट यहाँ पर कास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शनल सेमी प्रोपोर्शनल मेथड। अब ये एक दूसरा वेरिएशन है मेजॉरिटेरियन और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड का। इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं या जो बैकवर्ड लोग होते हैं, जैसे कि एथनिक माइनॉरिटीज हो गई हैं, बैकवर्ड क्लासेस हो गई हैं, इनको पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व किया जाता है उस रिस्पेक्टिव कंट्री की। फॉर एग्जांपल, जैसे माओरी डिस्ट्रिक्ट है न्यूजीलैंड में, तो माओरी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो सीट्स हैं वो यहाँ पर रखी जाती हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है अच्छे से पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करने के लिए। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो SC ST को भी यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिलता है। ठीक है, पार्लियामेंट में और इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए ये फ्री होते हैं। जो वोटर्स होते हैं इस कैटेगरी के, वो अपने वोट को कास्ट करते हैं किसी एक कैंडिडेट को खड़ा करके जो कि ST या SC कैटेगरी का होगा। इस सेंस में अगर देखें तो इस सिस्टम में क्या होता है कि कुछ लोग तो होंगे जो जनरल पब्लिक है जो चुन के आए हैं, कुछ लोग होंगे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं जैसे कि SC और ST, यहाँ से लोग चुन कर आए हैं। इसीलिए दोनों के साथ यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, दोनों के अलग अलग इलेक्शंस होते हैं। SC और ST के अलग इलेक्शन होते हैं, जनरल पब्लिक के अलग इलेक्शंस होते हैं। इसीलिए इसे सेमी प्रोपोर्शनल मेथड कहा जाता है। इसमें जो सीट्स होती हैं उनका प्रोपोर्शनल नहीं होता। ठीक है, ये ट्रू फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। इसमें हम किसी तरह की रिजर्वेशन देख सकते हैं कि कुछ सीट्स जो हैं वो SC और ST के लिए रिजर्व्ड हैं, इन पर कोई भी दूसरा आके इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ठीक है, ये इन स्पेशल क्लासेस को कुछ प्रिविलेजेस दी जाती हैं। इसीलिए ये फुल्ली प्रोपोर्शनल ना होकर सेमी प्रोपोर्शनल मेथड होता है। फिर है क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम। जो दूसरा वेरिएंट है सेमी प्रोपोर्शनल का वो है क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम। इसमें जो वोटर्स होते हैं उनके पास मल्टीपल वोट्स होते हैं जो कि मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो कास्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इसमें ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो एक बंदे के पास क्या होगा, 5 वोट होंगे। वो 5
किसी एक को भी दे सकता है, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट को, और वही पांच वो अलग अलग कैंडिडेट्स को दे सकता है। ठीक है, इसमें भी यही लिखा है, द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इक्वल नंबर ऑफ वोट्स टू बी कास्टेड बाय एवरी वोटर। जितने कैंडिडेट्स होंगे उतने इनको वोट मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर पांच मेंबर खड़े हुए हैं तो हर वोटर के पास पांच वोट हैं। कि इसमें ये रहता है कि एक वोटर या तो अलग अलग को पांच वोट दे दे, पांचों को अलग अलग वोट दे दे, और वहीं दूसरी चॉइस ये है कि अपने पांचों के पांच वोट वो किसी एक कैंडिडेट को दे दें। तो ये यहाँ पर देखा जाता है, और जो टॉप फाइव कैंडिडेट्स होते हैं वो यहाँ पर विनर बन जाते हैं। फिर है स्लेट सिस्टम। अब जो स्लेट सिस्टम है वो एक्सक्लूसिवली यूएसए में यूज किया जाता है, वहाँ के प्रेसिडेंट्स इलेक्टोरल कॉलेज में। ये हम रिलेट कर सकते हैं पार्टी लिस्ट सिस्टम से, जहाँ पर बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पर कोई पार्टी की लिस्ट नहीं होती। यहाँ पर एक लिस्ट होती है उन कैंडिडेट्स की जो कि पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम स्लेट कहते हैं। द वोटर्स गेट लिस्ट फ्रॉम दी बोथ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टी। अब यहाँ पर जैसे पार्टी लिस्ट सिस्टम में पार्टीज के नाम होते हैं, हमें उन्हें प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिल करना होता है। यहाँ पर क्या होता है कि पार्टी क्या करती हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स देती हैं लोगों को चुनने के लिए, उसे हम स्लेट्स कहते हैं। तो यूएस में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी दोनों ही अपनी सीट्स प्रोवाइड करती हैं वोटर्स को। ठीक है, जिसमें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होता है, जिसमें कोई एक कैंडिडेट है वो रिपीट नहीं करता है, सब में अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं। और जो स्लेट होती है, जब वो 51% वोट्स ऑफ को क्रॉस कर जाए तो वो एंटायर स्टेट की विनर बन जाती है। इसका मतलब कि जो एक स्लेट है अगर उसे 51% वोट मिल गए, सिंपल मेजॉरिटी मिल गई, तो ये विनर बन जाएगी। तो ये इसमें देखा जाता है। लास्ट टॉपिक है कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेसेस। अब जो सिग्निफिकेंस देखा जाता है इलेक्टोरल प्रोसेसेस का, उससे हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि डेमोक्रेटिक जो सोसाइटीज़ हैं वो ज़्यादा अवेयर बनी है वर्ल्ड में। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज एमर्ज हो रही हैं धीरे धीरे करके। तो ये सिर्फ एक रूल्स का सेट नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी को शेप करने के लिए भी बहुत ही बड़ा जो रोल है वो प्ले करता है। एक पॉलिटिकल सिस्टम को ये बिल्ड करता है, पॉलिटिकल सिस्टम को ये इम्पैक्ट भी करता है। तो अगर हमें एक्सेस करना है दोनों सिस्टम्स को, तो हमें ये दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट, कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है क्या वो फेयर और जस्टिफाइड रिप्रेजेंटेशन दे रहा है अपने कैंडिडेट्स को। सेकंड, वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम मेजोरिटेरियन मेथड्स की बात करें, तो जो क्राइटेरिया है फेयर और जस्टिफाइड रिप्रेजेंटेशन का वो अनरियलाइज रहता है, क्योंकि ये पॉपुलर प्रेफरेंस से ही चलता है। क्योंकि मेजोरिटेरियन मेथड्स में क्या होता है कि एक लार्जर पार्टी को हायर नंबर ऑफ सीट्स का रिप्रेजेंटेशन मिलता है, दूसरी जो स्मॉलर पार्टीज होती हैं उनको यहाँ पर नेगलेक्ट किया जाता है, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। इसीलिए फेयर और जस्टिफाइड रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं मिलता है। ये सोसाइटी को भी अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और जो जनरल क्रिटिसिज्म होता है मेजोरिटेरियन मेथड्स का वो यही होता है कि इलेक्टोरल स्ट्रेंथ को ये अच्छे से जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये बस सिंपल मेजोरिटी लेके विनर बन जाते हैं और दूसरी पार्टीज को ये नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर हम पीआर के सिस्टम में देखें, जो कि है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इसको लोग क्या मानते हैं कि ये जो सिस्टम है वो जस्टिफाइड और फेयर रिप्रेजेंटेशन देता है लोगों को। इसमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं चलती, इसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चलती है। और इससे ये लोग मानते हैं कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, इससे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट का यहाँ पर एमरजेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर वोट्स की परसेंटेज पर सीट्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल 40% अगर आपको वोट्स मिले हैं तो आपको 4 सीट मिलेंगी। इससे क्या होगा, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पार्टीज के साथ, सभी तरह की पार्टीज इसमें अच्छे से इलेक्शन लड़ सकती हैं। एडवोकेट्स जो हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के, वो ये मानते हैं कि गुड गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ही आता है, जहाँ पर
जो पार्टीज होती हैं इनको बहुत ज़्यादा सिविल सपोर्ट होता है, ओबीडियंस होता है लोगों में। और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो ही मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंट गवर्नेंस का एक टूल बन के सामने आता है, जिससे कि जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल बनी रहती है। पर इन सभी डिबेट्स के बाद ये पता चलता है कि कोई भी सिस्टम हो, अगर उसे एफिशिएंट बनना है तो उसे पब्लिक ओपिनियन में कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि पब्लिक ओपिनियन को आपने नेगलेक्ट कर दिया है और आप चाहते हैं कि आप इलेक्शन में जीत जाए, तो ऐसा नहीं होता। डाइवर्स पब्लिक ओपिनियन में जो पार्टी कोएग्जिस्ट करेगी या जो सिस्टम कोएग्जिस्ट करेगा वो ही यहाँ पर अच्छा निकल कर आएगा। वहीं जो इंटरेस्ट होते हैं मेजॉरिटी के, उनका भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मेजॉरिटी के अगर इंटरेस्ट को यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया तो कोई भी पार्टी यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो ये है हमारा पूरा यूनिट बीपीएससी 109 यूनिट नंबर 7। थैंक यू सो मच।